Okay, starting with chapter number 2, Theory of Demand and Supply. इसी unit number 1 deals with demand and elasticity of demand. Very important unit from exam point of view. ये चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. यूनिट 1 is about demand. Unit 2 is about consumers equilibrium. And unit 3 is about supply. अब ध्यान से समझो. जनरली ट्रेंड ये होता है कि डिमांड में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इन कंपैरिजन टू सप्लाई. इन कंपैरिजन टू सप्लाई you'll get more number of questions from demand. सप्लाई का वेटेज 0 से 2 नंबर तक रहता है. दैट्स इट. लेकिन ये बाकी दोनों यूनिट्स का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है. ठीक है. तो you should have a clear focus on first 2 units. सप्लाई लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है एग्जाम के टाइम पढ़ते वक्त. ओके. अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन ये वाली यूनिट के साथ, दैट इज डिमांड. सबसे पहले दिस यूनिट स्टार्ट्स विद डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड क्या होता है? अलग अलग प्राइसेस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटीज किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस की एक कंज्यूमर एबल एंड विलिंग है टू परचेज. अलग अलग प्राइस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटी कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर खरीदने की एबिलिटी रखता है एज वेल एज इच्छा रखता है. ठीक है. प्राइस जनरली जब भी बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? डिमांड हो जाएगी कम. ठीक है. 30, 20 एंड 5. बेटा ये जरूरी है क्या 1, 2, 3 एंड 30, 20, 10 ऐसा होना चाहिए? नहीं. प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, ये हमको पता है. दैट इज व्हाट लॉजिक सेज. कितने से कम होगी है किसी भी इकोनॉमिस्ट ने कभी क्लैरिफाई नहीं की. एम आई क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन. ठीक है. अब एक और टर्मिनोलॉजी है क्वांटिटी डिमांडेड. व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? पूरा डेफिनेशन डिट्टो सेम है, दो शब्द को छोड़ के. क्वांटिटीज की जगह क्या आ गया? क्वांटिटी. एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइस की जगह क्या आ गया? पर्टिकुलर प्राइस. यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का एबल एंड विलिंग है टू परचेज. जब ये बोला जाएगा तो उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. इस पूरे स्केड्यूल का एक पर्टिकुलर हिस्सा 2 रुपए की प्राइस पे 20 का क्वांटिटी डिमांडेड है, उसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. माइंडेड. जो शब्द मैक्सिमम टाइम इस यूनिट में यूज होगा वो डिमांड में ही है. वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है. क्लियर विद दिस? ठीक है. मैक्सिमम टाइम वी यूज द वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड एंड वी डोंट यूज डिमांड. ठीक. क्वेश्चन. यहाँ पे तुमको देके रखा है दोनों डेफिनेशन में गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों ही कैसे कॉन्सेप्ट है? स्लो कॉन्सेप्ट. बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम. ये स्लो है. पॉइंट ऑफ टाइम की कौन सा कॉन्सेप्ट बात करता है? दैट इज स्टॉक. ठीक है. नाउ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये दोनों ही स्लो कॉन्सेप्ट है. सप्लाई में ज्यादा करके क्वेश्चन आता है रादर देन डिमांड. अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है यार? डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल यानी जब भी बोला जाए तो इट इज अ टेबल. टेबल representing relation between price and quantity demanded. They didn't say demand, they said quantity demanded. ठीक है. और डिमांड कर्व क्या है? जब भी कर्व बोला जाएगा तो ये क्या है? ग्राफ. जब मैं डिमांड शेड्यूल को ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करने लग जाऊंगी तो वो डिमांड कर्व कहलाता है. तो यू कैन सी प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है. प्राइस को लिया जाता है वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड को लिया जाता है एक्स एक्सिस पे. क्वेश्चन फॉर यू. अगर तुमसे पूछा जाए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? ऑप्शन. चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी. ऑप्शन बी. चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू माइनस चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू
या नन? कितने लोग बोल रहे हैं इट विल बी ऑप्शन ए? कितने लोग बोल रहे हैं इट विल बी ऑप्शन बी? ऑप्शन सी? बेटा नाउ लिसन द करेक्ट ऑप्शन सी। एवरीवन, स्लोप यानी tan थीटा, और tan tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। चेंज इन y एक्सिस क्या है? चेंज इन प्राइस। और चेंज इन x एक्सिस क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है। और माइनस साइन क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ग्राफ है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है? माइनस चेंज इन पी अपॉन चेंज इन टू। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी ग्राफ का स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस ही होता है। किस तरह से ग्राफ फ्लो कर रहा है वो निकालते हैं अपन। ठीक है। ओके, कमिंग बैक नाउ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहला फैक्टर, अच्छा सुनो, डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का फंक्शनल रिलेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है डिमांड फंक्शन। जब एक फैक्टर पढ़ोगे तो बाकी सबको कैसा रखते हैं? कांस्टेंट रखा जाता है। व्हेन वी स्टडी वन फैक्टर ऑल अदर्स आर assumed टू बी कांस्टेंट। पता है, अगर तुम्हारी कमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अगर बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर एक्स कम हो जाएगी। और प्राइस कम हो जाएगी तो हमारी टेंडेंसी होगी कि कोई चीज सस्ती हो रही है तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। कैसा रिलेशन चल रहा है यार? नेगेटिव रिलेशन। सेकंड है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? जब एक गुड की प्राइस में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से आप दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज कर देते हो। मतलब अगर मैं ये डस्टर की प्राइस में चेंज नहीं भी कर रही, मैं इसे बेचती हूँ, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज, लेकिन उसके बावजूद इसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा होगा? क्योंकि कोई दूसरा ऐसा गुड है जिसकी प्राइस चेंज हो रही है। Am I clear? ठीक है। ना लिसन, दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। रिलेटेड गुड्स में पहली कैटेगरी है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसे एक और नाम से बोला जाता है ऑल्टरनेट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड यानी गुड बाय, फैंटा का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो मिरिंडा का डिमांड अगर फैंटा महंगी हो जाती है तो मिरिंडा का डिमांड बढ़ जाएगा। लोग फैंटा की जगह मिरिंडा खरीदेंगे। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ जाता है तो हमारे गुड का डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर सब्स्टिट्यूट गुड फैंटा सस्ती हो गई तो लोग फैंटा खरीदना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे ना। तो इस वजह से हमारा गुड मिरिंडा का डिमांड कम हो जाएगा। बेटा कैसा चल रहा है? पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एम आई क्लियर? दूसरा कैटेगरी ऑफ रिलेटेड गुड पे आ जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब ऐसे सारे गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं। इनका ही दूसरा नाम क्या है? जॉइंट गुड्स। क्या है? जॉइंट गुड्स। ठीक है। ठीक है ना? अब बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्रेड बटर और पेट्रोल एंड कार, शूज एंड सॉक्स, टी शर्ट एंड जीन्स, ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है। तो अगर बताओ ब्रेड महंगी हो गई, ब्रेड महंगी हो गई तो बटर का डिमांड कम हो जाएगा ना। ब्रेड की डिमांड तुम कम करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लीमेंट यानी बटर का डिमांड हो जाएगा कम। और अगर ब्रेड ब्रेड को क्या हो गया है? सस्ती हो गई है तो लोग ब्रेड ज्यादा खरीद रहे हैं, इस वजह से बटर का डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो कैसा रिलेशन है?
नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस दैट इज गुड बाय एंड आर गुड का डिमांड। तीसरा फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर की दो गुड्स के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड। रीजनेबल क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं, जो डिसेंट क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उसको बोला जाता है नॉर्मल गुड्स, और लो क्वालिटी गुड्स को बोला जाता है क्या, इंफीरियर गुड्स। बताओ, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम कौन से गुड्स का डिमांड बढ़ा लोगे और इंफीरियर का डिमांड कम कर दोगे? ठीक है बेटा, राइस और व्हीट जनरली नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आता है, एंड ज्वार एंड बाजरा किस में आता है, इंफीरियर गुड की कैटेगरी में। एग्जांपल्स में देके रखते हैं, हालांकि मैंने तुमको बताया था इन प्रेजेंट टाइम दीज आर नो मोर इंफीरियर कैटेगरी गुड्स। ठीक है, इनके रेट गेहूं से तो थोड़े ज्यादा ही हैं आज की तारीख में। Am I clear? ठीक है, बट ऐसे एग्जाम्पल देके रखते हैं तो पूछा जाए ज्वार बाजरा क्या है, तो तुमको तो इंफीरियर गुड पे टिक करके आना है। Am I clear? ठीक है, इनकम बढ़ी तो बताओ नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इंफीरियर कैटेगरी की गुड की डिमांड कम हो जाएगी। और वहीं तुम्हारी इनकम कम हो गई तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाएगी और इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेटा, इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का कैसा रिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव। अरे हाँ, और इंफीरियर का कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, देन नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। बेटा, अगर कोई चीज के फेवर में तुम्हारा टेस्ट है, मतलब कितनी ही गर्मी पड़ जाए तुमको चाय की लत है, तो तुम चाय पियोगे ही। ठीक है, इफ यू लाइक दैट कमोडिटी उसका कंजम्पशन बढ़ता ही है। और अगर कोई चीज तुम्हें नहीं पसंद है, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पसंद है, तो मैं मान रही हूँ, ठीक है, तो कितनी ही गर्मी पड़ जाए तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस पीपल ना। ओके, पॉजिटिव रिलेशन विथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फाइन, coming on to next, that is population. Population ज्यादा, overall demand ज्यादा, population कम, overall demand कम। कैसा रिलेशन आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा, तुम्हारी इकोनॉमी में कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट है ये, अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इक्विटेबल यानी आपके स्किल और नॉलेज के हिसाब से आपको आपकी इकोनॉमी में पैसा मिल रहा है, डिमांड ज्यादा। लेकिन भैया, रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो रिच के पास ही परचेजिंग पावर है, पुअर के पास इतनी परचेजिंग पावर बची नहीं है, तो ओवरऑल डिमांड हो जाएगी कम। पॉजिटिव रिलेशन होता है विद द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना डिमांड बढ़ता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट। बताओ बताओ, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, तुम उधार ले रहे हो, उधार एज अ कस्टमर, तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ईएमआई पे अगर ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा तो डिमांड कम, और कम होगा इंटरेस्ट या 0% इंटरेस्ट पे तुमको उधार मिल रहा है, तो इन दैट केस डिमांड ज्यादा। इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी अगर आसानी से मिल जाती है तो डिमांड ज्यादा, और अगर नहीं मिल पाती है, उधार पे माल नहीं मिलता है, तो डिमांड कम। क्रेडिट फैसिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन। फ्यूचर में तुमको लग रहा है प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी ज्यादा हो जाएगी। और बेटा, पेट्रोल अगर अनाउंसमेंट आता है कल से, मैं अभी देखा नहीं था पेट्रोल पंप्स पे भी, राइट? तुमको तो रिसेंट एक्सपीरियंस है, तुमको बोल दे कि एलपीजी सिलेंडर बस 2,000 रुपए के होने वाले हैं। ओके, अभी से लोग दो दो सिलेंडर बुक करके रख देंगे ना, ठीक है, होगा कुछ नहीं 2,000 रुपए के फायदे के अलावा। लेकिन मतलब लॉन्ग रन में तुम क्या ही कर सकते हो, लॉन्ग रन में तो यू हैव टू इनकर द कॉस्ट। ओके, ऐसे पेट्रोल डेली बेसिस की चीज पे तुम क्या ही कर लोगे, फुल टैंक करवा के भी रख लो कि कितना ही फायदा हो जाएगा तुम्हारा, पर एक सेटिस्फैक्शन डिराइव दैट यूटिलिटी। आधा घंटा लाइन में खड़े होकर फुल टैंक करवा रहे, फील हैप्पी अबाउट इट। ओके, दैट इज द ओनली थिंग यू गेट। ओके, नाउ कल से पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ने वाले हैं प्रति लीटर। नाउ इन दैट केस, आज की तारीख में डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, और अगर रेट
फ्यूचर में कम होने वाले हैं, तो अभी की डिमांड हो जाएगी कम। ठीक है, कैसा रिलेशन? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। आया ना? अब बेटा तीन इफेक्ट बताए थे जब अपन ने पढ़े थे, क्या है वो? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीसेंट एग्जाम में और रीसेंट एमटीपीज में, मॉक टेस्ट पेपर्स में इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तुम कोई चीज यूज कर रहे हो, उसको देख के मैंने भी सोचा कि यार ये अच्छा है, मैं भी खरीद लेती हूँ। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बैंड वेगन इफेक्ट। ठीक है, मतलब एक और नाम है, पर्यायवाची है। अरे ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग समथिंग आई ऑल्सो फील गुड एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड बाइंग इट। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जस्ट बिकॉज तुम्हारा फ्रेंड कोई क्लास जा रहा है एंड यू ऑल्सो डिसाइड टू ज्वाइन इट। डेमो वही होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एम आई क्लियर? ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? जेम्स ड्यूसेन बेरी। किसने दिया है? जेम्स ड्यूसेन बेरी। एग्जाम में आ चुका है 2 बार। फाइन। दूसरा होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट बिल्कुल होता है, जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग इट आई विल नॉट यूज इट। मेरे को 4 लोग सेम टी शर्ट पहने हुए दिख गए, अब वो शॉपकीपर मेरे को टी शर्ट दिखा रहा है कोई, और मैं अच्छा ऐसा कुछ हो गया है क्या? एंड आई डिसाइड कि नहीं ये वाला तो मत दिखाओ, ये तो मैंने 4 लोगों को पहने हुए देख लिया है। तो ये क्या है? स्नॉब इफेक्ट। यू आर बिहेविंग लाइक अ स्नॉब। ठीक है, जस्ट बिकॉज सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं तो आई डू नॉट वांट टू यूज इट। एम आई क्लियर? हर आइटम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ जैसे रेगुलर वेयर के क्लोथिंग फुटवेयर इनमें ऐसा हो जाता है। जस्ट बिकॉज सो मेनी पीपल आर यूजिंग इट एंड यू हैव सीन सो मेनी पीपल तो डिसाइड नॉट टू वेयर इट। ओके, ठीक है। इस पर बेस्ड आई थिंक केस स्टडी क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर में आया था या सीबीएसई, सीबीएसई क्या सीए फाउंडेशन में ही आ गया है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मॉक टेस्ट में था या फिर पेपर में ही आ गया, पीवाई क्यूज में। क्वेश्चन ये था, मिस्टर एक्स ने कोई ड्रेस खरीदा, मिस्टर वाई के पास जैसे ही वो पार्टी में एंटर हुआ सेम ड्रेस था एंड इमीडिएटली मिस्टर एक्स डिसाइडेड कि वो ये ड्रेस कैरी नहीं करेगा। ये कौन सा इफेक्ट है? दिस इज स्नॉब इफेक्ट। ठीक है, because others are using it, you don't want to use it. ओके, ठीक है। तीसरा वेबलन इफेक्ट। तुम जाते से दुकान वाले को ये बोलते हो कि भैया तुम्हारे दुकान में सबसे महंगी जो चीज है वो बताओ। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? वेबलन इफेक्ट। तुम अपनी खुद ही घटाना चाहते हो तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स वाला टीचर तो तुम्हें यही ज्ञान देगा। ओके, हाई प्राइस। If you seek for only high priced goods, then you are going for Veblen effect. ये effect को बोला जाता है क्या? Veblen effect. Extremely important from exam point of view. Extremely. Coming on to next, that is law of demand. ये तुमने अभी बता दिया. Other things remaining, constant. कैसा relation है? कैसा है? Inverse relation between प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। एम आई क्लियर? अब बेटा रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बात की जाए तो सबसे पहला क्या है? 3 पॉइंट अल्फ्रेड मार्शल ने दिए, 3 पॉइंट अल्फ्रेड मार्शल ने दिए। ये 3 पॉइंट ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट्स हैं और ये किसने देके रखे हैं? मार्शल ने। और 2 पॉइंट्स किसने देके रखे हैं? हिक्स एंड एलन ने। ठीक है, सबसे पहले मार्शल की अप्रोच में जो 3 पॉइंट्स है, रैशनल यानी लॉजिक समझाया है क्यों प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उनका रिलेशन होता है। तो पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही किसी चीज की प्राइस बढ़ जाएगी उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है और इसलिए तुम्हारी डिमांड कम हो जाती है। हर चीज में अपने को यही बताना है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्यों कम हो रही है, प्राइस कम होने पे डिमांड क्यों बढ़ रही है। यहाँ पे पहला लॉजिक आया सेटिस्फैक्शन। दूसरे लॉजिक पे आते हैं, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। जब भी किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इट बढ़ जाएंगे और इस वजह से तुम्हारी ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी। ये दूसरा रीजन दिया है मार्शल ने। तीसरा है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। कोई भी चीज अगर सस्ती हो जाती है तो उसकी वजह से उसके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं और इस वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अरे हाँ, अरे दूध सस्ता हो गया, 30 रुपए लीटर में मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली तुम नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा लोगे। नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाओगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अरे राइट। फिर 2 पॉइंट्स 111 ने दिए मॉडर्न अप्रोच के तहत। सबसे पहला है इनकम इफेक्ट। यहाँ पे इनकम का मतलब बच्चा ध्यान रखें, इनकम चेंज नहीं हो सकती है। बात समझो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बोल दिया लॉ ऑफ डिमांड ने। तो लॉ ऑफ डिमांड के लॉजिक में इनकम चेंज नहीं कर सकते तुम। प्राइस को छोड़ के कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो इनकम का यहाँ पे मतलब है क्या? दे आर मेनली टॉकिंग अबाउट रियल इनकम। और रियल इनकम का पर्यायवाची होता है पीपी, परचेजिंग पावर। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि प्राइस बढ़ गई, तो तुम्हारी खरीदने की ताकत बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई यार। तो तुम्हारी रियल इनकम भी कम हो गई। उल्टा बोल दिया ऐसे। अरे बे, सुनाई नहीं दे रहा है? वो हाँ रुद्रांश क्या हो गया? अब देखना ये सही आंसर देता है कि नहीं। ठीक है, इसका नहीं तो अलग से कल ओरल टेस्ट लेना पड़ेगा मुझे। हाँ, प्राइस बढ़ गई तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, खरीदने की ताकत कम, और इसलिए डिमांड कम। क्वेश्चन फॉर यू, there is a fall in price. What is going to happen? Option A, real income is going to rise. Option B, real income is going to fall. Option C, real income is not going to change. Option D, any of the above. हाँ रुद्रांश। ओके, बताएं। प्राइस बढ़ गई है तो क्या होगा? प्राइस कम होने का जरूरत है। प्राइस कम हो गई है तो रियल इनकम बढ़ जाएगी। बच्चा, रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर। बच्चे ऐसा करते हैं इसलिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि रियल इनकम में तो क्या ही चेंज आएगा। रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर को लागू। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना है ना, 10 नंबर का आता है पूरा चैप्टर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 10% ऑफ योर एंटायर 100 मार्क्स पेपर, तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आगे के चैप्टर्स तो तुम्हें यूं भी नहीं आते हैं, है ना। 7, 8, 9, 10 में तुमको यूं ही रोना आता रहता है। ओके, तो इट्स बेटर कि पहले 6, 7 नंबर तो शॉर्ट शॉर्ट करके ही चले जाना। ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बच्चा, प्राइस गुड बाय सॉरी गुड एक्स की अगर बढ़ जाती है तो कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाएगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी किसकी? सब्स्टिट्यूट गुड बाय की, और इस वजह से तुम्हारे गुड एक्स का डिमांड हो जाएगा कम। आखिरी पॉइंट कि क्यों प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शंस हैं? कहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन नहीं होगा? पहला पॉइंट, दैट इज कॉन्स्पिकुअस गुड्स या वेबलन गुड्स। बेटा, इसी के दूसरे नाम है स्नॉब गुड, प्रेस्टीज गुड्स या आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। ऐसी सारी चीजें जो तुम्हें सोसाइटी से अलग बताती हैं, दैट विल शो यू डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हम्म हम्म, ठीक है। दीज आर एज स्टेटस सिंबल। तो बताएं, इनका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा या डाउनवर्ड?
अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि बेटा इनकी प्राइस जब ज्यादा होती है ना, तो ही तुम इनका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते हो। ये स्टेटस का काम कर रही है, समझो। कार तो मारुति भी वही काम करती है, ओके। लेकिन लोग ऑडी बीएमडब्ल्यू जैगवार क्यों खरीदते हैं? बिकॉज दे वांट टू शो देमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके। एंड दैट इज व्हाई एप्पल जिस दिन 5-5 हजार में मोबाइल निकाल देगा ना, एप्पल की पूरी ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई स्टेटस सीकिंग पीपल विल बाय मोर ओनली व्हेन द गुड्स आर प्राइस्ड मोर, ठीक है। महंगे हैं इसलिए ये लोग खरीद रहे हैं। ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड, तो डिमांड कर्व कैसा स्लोप है? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, गुड। सेकंड, गिफन गुड। गिफन, अच्छा सुनो, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स प्रोफेसर वेबलन ने दिए थे, इसलिए इनको वेबलन गुड्स भी बोला जाता है। इफ यू कैन रिकॉल वेबलन इफेक्ट, हाई प्राइस गुड्स, ओके। और गिफन गुड्स क्योंकि प्रोफेसर गिफन ने दिए हैं, तो इन्हें गिफन गुड्स बोला जाता है। प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन की केस स्टडी मैंने तुम्हें बताई थी पढ़ाते वक्त, ओके। जनरली ये इस टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड आ गए, इंफीरियर गुड, तो इनका इनकम के साथ कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। लेकिन प्राइस के साथ, बेटा ये एक्सेप्शन में आ रहे हैं, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। प्राइस के साथ इनका कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, राइट। ऐसे कैटेगरी के इंफीरियर गुड्स जिनके आसानी से सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल पाते हैं आपको, ओके, दोज आर डिफरेंट गुड्स, बहुत ही लो क्वालिटी के गुड्स, फाइन। तो इनका प्राइस के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस के साथ पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऐसे गुड्स अगर महंगे हो जाते हैं, तो जो एक लो इनकम ग्रुप वाला पर्सन है, जो थोड़ा पैसा नॉर्मल गुड की तरफ लगा रहा था, वो अब वो भी नहीं लगा पा रहा है, तो वो पैसा अभी वो इंफीरियर गुड खरीदने में लगा देता है, ठीक है। मैंने तुम्हें ब्रेड और मीट का एग्जाम्पल लिया था और बताया था कि पहले जो लेबर अपनी फैक्ट्री में काम करके एक मीट और कुछ ब्रेड के पैकेट्स खरीद पा रहा था, अगर ब्रेड महंगी हो जाती है, तो भाई वो क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है, वो ब्रेड ही ज्यादा खरीद लेगा, अब क्योंकि मीट खरीदने के पैसे उसके पास बच नहीं रहे हैं, राइट, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस, तो डिमांड कर्व कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग है, अरे राइट। ब्रेड, अपने केस में ब्रेड इज एन इंफीरियर गुड, मीट तो महंगा होता है, मीट इज एन नॉर्मल गुड, ठीक है। बेटा बाकी सब चीजें तो आपको कांस्टेंट ही माननी है, ठीक है। सिर्फ ब्रेड का ही प्राइस चेंज हो रहा है, ओनली वन थिंग इज चेंजिंग, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट्स लॉ ऑफ डिमांड, राइट। गिफन गुड के केस में क्वेश्चन बताएं, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बट ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, दिस इज ट्रू। एम आई क्लियर? फिर आ जाता है नेसेसिटी पे, भैया कितनी प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, एलपीजी सिलेंडर कितना ही महंगा मिल रहा हो तुम्हें, तुम उसकी डिमांड चेंज नहीं कर पाओगे, चूल्हे पर तो खाना नहीं बना पाओगे, राइट। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज यानी अगेन ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो जैसे कि तुम्हारा मोबाइल, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट टू नेसेसिटी बन गया है, सही में किसी दिन अगर मोबाइल खराब हो जाए, तो सर्वाइवल मुश्किल लगने लग जाता है, ठीक है। अचानक यू फील सो लोनली विदाउट योर मोबाइल्स, फाइन। तो कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी में भी सिमिलर इफेक्ट है। प्राइस कितनी ही ऊपर नीचे हो जाए, इसकी डिमांड पे कोई असर नहीं आता, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर तुम्हें लग रहा है फ्यूचर प्राइस किसी चीज की बढ़ जाएगी, तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी। अब मेरे को नहीं पता इनने एक्सेप्शन में क्यों ये पॉइंट लिखा है, ये तुम्हारा मॉड्यूल भी बोल रहा है, वैसे तो ये फैक्टर है अफेक्टिंग डिमांड, मतलब सीधी बात है, हाउ कैन यू कंपेयर फ्यूचर प्राइस विद करंट डिमांड, ये तो गलत ही है ना, ओके। बट किया है और मॉड्यूल ने भी माना है, लेकिन फिर भी पॉइंट हटाया नहीं गया, तो रख लेना, ओके, ठीक है। बोथ अगर हो तो वो है, और बोथ नहीं है तो फिर फैक्टर इज अ प्रायोरिटी, ओके। लैक ऑफ रेशनैलिटी, अगर तुम्हें किसी चीज का ज्ञान ना हो, तो तुम ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर लेते हो, ठीक है, ओके। मतलब तुमको नहीं पता सब्जी का क्या रेट चल रहा है, और अगर फिर भी सब्जी खरीदने जाते हो, और तुमको वो भैया बोलते हैं स्पेशली आपके लिए 30 रुपए किलो की जगह 20 रुपए किलो है,
पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं वो। ओके, मतलब ऐसा तुमने क्या ही किया होगा जिसकी वजह से तुमको इतना स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा होगा। अल्टीमेटली अगर ऐसे में तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीद के ले आते हो, दैट इज लैक ऑफ रैशनैलिटी। और मम्मी घर आके बोल रही 10 रुपए किलो ही थी, तो 20 रुपए किलो क्यों लाया है या लाई है। एम आई क्लियर? नॉलेज नहीं हो, ज्यादा प्राइस पे यू विल बाय मोर। एंड लास्ट, स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स मतलब ऐसी सारी चीजें जिसमें सट्टा होता है, अनुमान पे चलने वाली चीजें। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, सब इसमें आते हैं। बेटा जब इनकी प्राइस बढ़ती है ना तो लोग बोलेंगे और बढ़ेगी और बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने के बावजूद इनका डिमांड बढ़ जाता है। और प्राइस जब गिरती है तो लोग आपको बोलेंगे और गिरेगी और गिरेगी। तो प्राइस गिरने के बावजूद भी डिमांड नहीं बढ़ पा रहा है, डिमांड है कम। एम आई क्लियर? इसको बोला जाता है स्पेकुलेटिव गुड्स। रिपीट, सातों एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। पहला क्या है? कॉन्स्पिकुअस गुड्स, डिफरेंट गुड्स, necessities, conspicuous necessities, lack of rationality, future expectations, speculative goods and lack of rationality. Lack of rationality बोल दिया था। Okay. I give you the point. You tell me modern effect है या मतलब modern approach है या traditional approach है? Different uses. Traditional approach. Income effect. Modern approach. Law of diminishing marginal utility. Traditional. Then substitution effect. Modern. And arrival of new consumers. किसने दिए ट्रेडिशनल और किसने दिए मॉडर्न? एक्सटेंडली। Now coming on to two important terminologies, that is change in quantity demanded and change in demand. बेटा जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होती है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसे बोला जाता है चेंज इन डिमांड। मॉड्यूल हैज फ्रेम्ड awesome questions from these two topics. तो मॉड्यूल के बिना एग्जाम में नहीं घुस सकते, ठीक है? दैट इज वेरी क्लियर। तो मॉड्यूल के important questions should be marked. Your module has framed very good questions, very good, I'll say. Now, increase in quantity demanded की दो कैटेगरी है। इंक्रीज इन क्वांटिटी सॉरी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की दो कैटेगरी, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या है दूसरा नाम? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कृपया ध्यान दें, यहाँ पे वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं आया, यहाँ पे आया केवल एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ओके, इट रिजल्ट्स इनटू एक्सटेंशन। और जब प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है। एक ही कारण है एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन का। मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी, जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी उस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है अलॉन्ग डिमांड कर्व। तो बेटा पहले केस में फॉल इन प्राइस है तो कैसा मूवमेंट है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। और दूसरे केस में राइज इन प्राइस है तो कैसा मूवमेंट है? अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी इधर से इधर, और प्राइस बढ़ेगी इधर से इधर हो गई, तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें क्लियर? जिस डायरेक्शन में प्राइस उस डायरेक्शन में मूवमेंट। अब चेंज इन डिमांड बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, क्योंकि इसमें प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसकी दो कैटेगरी है, पहला है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्यों बढ़ रही होगी, क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारे गुड का डिमांड बढ़ेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो गया? सस्ता हो गया तो तुम्हारे गुड का डिमांड बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है
इन फेवर ऑफ कमोडिटी, तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा तो ओवरऑल डिमांड ज्यादा। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो डिमांड बढ़ जाएगी। अरे हाँ, हाँ, और करंट डिमांड मतलब बढ़ जाएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, इक्विटेबल, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो डिमांड बढ़ जाएगी। राइट, तो ये सारे कारण यहाँ मेंशन है। सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री का कम हो गया, इनकम बढ़ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में, फ्यूचर प्राइस राइजिंग, राइज इन पॉपुलेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल इन इंटरेस्ट रेट एंड मोर क्रेडिट अवेलेबल। इसका उल्टा करोगे तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड बढ़ने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोला मैंने, डिमांड बढ़ने की वजह से मूवमेंट नहीं होता, शिफ्ट होता है। शिफ्ट कहाँ होएगा, राइट वर्ड शिफ्ट, जो तुम्हें पहले डायग्राम में दिख रहा है। और डिक्रीज इन डिमांड होने की वजह से कैसा शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। तुम्हारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा उठ के पीछे शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर विद दिस, पक्का? आई गिव यू फोर ऑप्शंस, यू टेल मी कि इनमें से क्या होगा। ठीक है, आई गिव यू द फैक्टर एंड यू विल टेल मी अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, इनमें से क्या होने वाला है। डन। पॉपुलेशन बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स के रिस्पेक्ट में, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइटवर्ड शिफ्ट। इंटरेस्ट रेट कम हो गए, राइटवर्ड शिफ्ट। सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड कम हो जाएगी आपके गुड की, प्राइस कम हो गई है कमोडिटी की, प्राइस कम हो गई है कमोडिटी की। डाउनवर्ड मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में प्राइस उस डायरेक्शन में मूवमेंट। ओके, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया है, राइटवर्ड शिफ्ट। प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ गई है, अपवर्ड मूवमेंट। एम आई क्लियर विद दिस, पक्का? अब आते हैं अगली चीज पे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब और ओके ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। हाँ लसन, टाइप ऑफ गुड में अगर मैं पहला कैटेगरी ऑफ गुड लेती हूँ, नॉर्मल गुड, ठीक है, तो इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट। ओके, अगर नॉर्मल गुड की बात करें, इंफीरियर गुड की बात करें और डिफरेंट गुड की बात करें, तीन तरह के गुड्स हैं, राइट और नॉट। ठीक है, प्राइस अगर कम हो जाती है, प्राइस अगर कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैसा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा डिमांड पे। अरे राइट, ठीक है, मतलब प्राइस अगर कम हो जाएगी तो तुम सब्स्टिट्यूट की जगह अपने गुड का डिमांड बढ़ा लोगे, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है। और प्राइस अगर कम हो जाती है तो तुम्हारी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, तो इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। इनकम इफेक्ट यानी परचेजिंग पावर इफेक्ट, राइट। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे बोलो, ओवरऑल इम्पैक्ट वुड बी पॉजिटिव, कि भाई प्राइस गिरने पे तुम्हारा ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा। अभी हम एक ही चीज ले रहे हैं, दैट इज प्राइस का गिरना। ठीक है, अब बताओ इंफीरियर गुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
इंफीरियर गुड कैसे गुड्स होते हैं? लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है। तो इनकम के साथ इनका कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। दे हैव गॉट अ नेगेटिव रिलेशन विथ इनकम। और क्योंकि गिवन गुड भी एक टाइप के इंफीरियर गुड है, तो इनका भी नेगेटिव रिलेशन होता है विथ इनकम। डू यू गेट दिस? समझे कि नहीं? हाँ। तो प्राइस के गिरने पे अगर तुम्हारे इनकम प्राइस गिरता है, तो तुम सब्स्टिट्यूट की जगह तो ये वाले गुड्स ही यूज करोगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इन दोनों में भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन इंफीरियर गुड और गिवन गुड बीइंग अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड, इन दोनों के केस में इनकम इफेक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। राइट। प्राइस के गिरने पे उल्टा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अरे राइट। क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो यू माइट शिफ्ट टू बेटर गुड्स। राइट और नॉट? ठीक है। लेकिन प्राइस के गिरने पे ओवरऑल गिवन गुड्स की डिमांड गिरेगी, क्योंकि इनका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ओवरऑल इफेक्ट इंफीरियर गुड्स का तो पॉजिटिव ही आएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा प्राइस के गिरने पे। लेकिन गिवन गुड्स के केस में प्राइस के गिरने पे डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड गिर जाएगी, तो दैट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसा कब होगा? ऐसा केवल तब हो सकता है जब गिवन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनकम इफेक्ट। ठीक है। जनरली जितना भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है रिगार्डिंग दिस, एंड तुम्हारे एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है, केवल यही टेबल कवर होती है, प्राइस के गिरने पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो याद रखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो तीनों में पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड में पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी दोनों में नेगेटिव होता है। गिवन गुड के केस में तुमको ध्यान होना चाहिए, प्राइस कम होने पे डिमांड कम हो जाती है, उसका मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन विद प्राइस। ठीक है। तो प्राइस कम होने पे डिमांड कम हो रही है, तो ऐसा केवल एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब आपका इनकम इफेक्ट सरपास कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। नॉर्मल गुड के केस में तो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ही पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। इंफीरियर गुड्स के केस में सॉरी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। फाइनल आंसर, प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इंफीरियर गुड्स के केस में भी तो ऐसा तब हो सकता है जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओवरराइड कर रहा है इनकम इफेक्ट। एम आई क्लियर? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कोई टॉपिक ऐसा छूटा तो नहीं है? वो पुरानी वाली काट दो, ये वाली नई वाली ही याद रखनी है। ओ हाँ, वो थोड़ी इजी पड़ रही थी, लेकिन मैंने क्वेश्चंस देखा तो आई थॉट नहीं, आई नीड इट क्लियर टू यू पीपल। और कुछ छूटा है क्या? नहीं। इलास्टिसिटी स्टार्ट करते हैं यार। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज विद द चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। भैया कोई भी फैक्टर जो डिमांड पे असर डालता है, वो अगर चेंज होगा, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? जब इसे पढ़ा जाता है तो उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी। चार तरह की इलास्टिसिटी कवर करनी है, कौन कौन सी? प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन price of related goods. And advertisement elasticity are a percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in advertisement expenditure.
ठीक। हाँ। अच्छा, यहाँ पे 8 दिख रखा है इसलिए बोल रहे हो। अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो ईच टाइप की इलास्टिसिटी में बताते जाती हूँ। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, बेटा आपने भी 5 डिग्री पढ़नी है प्राइस इलास्टिसिटी की। उसके अलावा इसके कैलकुलेशन के 4 तरीके देखने हैं। और उसके अलावा अपने को देखने हैं 9 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है। ओके। नाउ देयर आर 5 डिग्रीज, ये आसान है, ये तुम्हें पता है। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पता है परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन आई एम सेइंग इलास्टिक यानी डिमांड जल्दी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है बेटा, कोई भी चीज इलास्टिक है यानी वो जल्दी चेंज होती है। एंड व्हेन आई एम सेइंग परफेक्टली इलास्टिक यानी डिमांड पूरे टाइम चेंज होती है विद द चेंज इन प्राइस। डिमांड इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है विद द चेंज इन प्राइस। तो फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, से फॉर एग्जांपल 10% है विथ नो चेंज इन प्राइस, तो योर इलास्टिसिटी का डिग्री वुड बी ई डी इज इक्वल टू, सॉरी ई पी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। प्राइस एक्स एक्सिस पे, नहीं प्राइस वाई एक्सिस पे, डिमांड एक्स एक्सिस पे। देन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका बिल्कुल उल्टा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी प्राइस बिल्कुल भी, सॉरी प्राइस कितनी ही चेंज हो जाए डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। डिमांड कैसी है? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक यानी देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ चेंज इन प्राइस। तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा? क्वांटिटी अगर मैं रखती हूँ एक्स एक्सेस पे, योर ग्राफ इज गोइंग टू बी वर्टिकल। और वर्टिकल ग्राफ के साथ तुम्हारी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी? जीरो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो। अरे तुम कितना ही प्राइस ऊपर नीचे कर लो, बीपी शुगर की टैबलेट्स अगर तुम्हारे पेरेंट्स लेते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स लेते हैं, वो उनको डेली लेनी पड़ेगी। There will be no change in demand even if there is 100% change in price. Zero upon something will always give you zero. Clear है? ये वाला ग्राफ कहलाता है हॉरिजॉन्टल, और जो स्ट्रेट खड़ी लाइन जा रही है दैट इज वर्टिकल। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक यानी ईपी का वैल्यू, यूनिट का मतलब हमेशा क्या होता है? 1। तो ईपी 1 के बराबर कब होगा? जब दोनों में बराबर का चेंज, प्राइस बढ़ी 10% से, डिमांड कम हो गई 10% से, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जितने से जितने से प्राइस कम हुई है उतने ही बराबर से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो ग्राफ कहलाएगा, या तो इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं या फिर इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का होता है। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज या प्राइस में ज्यादा चेंज? डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर तुम ग्राफिकली देखो, प्राइस इतने से ही कम हुई थी और इसकी वजह से डिमांड में इतना बड़ा शिफ्ट आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। ईपी का वैल्यू कितना होगा इस केस में? ईपी विल बी ग्रेटर देन 1। बेटा तुम्हारा आंसर 1 से बड़ा आएगा क्योंकि फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आंसर वुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर है? ठीक है। और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक यानी किसमें ज्यादा चेंज है? प्राइस में ज्यादा चेंज है इन कंपैरिजन टू डिमांड। तो यू कैन सी प्राइस में इतना बड़ा फॉल आया है और डिमांड में इतना सा इंक्रीज है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, पहले तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, इसको बोला जाएगा स्टीपर ग्राफ। और रिलेटिवली इलास्टिक ग्राफ को बोला जाता है फ्लैटर ग्राफ। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। आया समझ?
मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, बेटा पहला मेथड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को दूसरी तरह से तुम लिख सकते हो माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। बताओ चेंज इन क्यू कैसे निकालते हो? न्यू माइनस चेंज इन पी, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट इट। बोलो आंसर। आंसर तुम प्राइस इलास्टिसिटी का निकालने गए और तुम्हारा आंसर आ रहा है 1.2। 1.2। ठीक है, कौन सा टिक करोगे? लेस साइन के साथ भी है, माइनस साइन के साथ भी है, कौन सा टिक करके आओगे? माइनस साइन के साथ वाला टिक करके आना है। तुम्हारे मॉड्यूल में एक सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसका आंसर प्लस में दिया हुआ है, लेकिन पीवाईक्यूज में माइनस वाला आंसर सही माना जाता है। तुम माइनस वाले ऑप्शन को टिक करोगे क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच का उल्टा रिलेशन होता है, तो दैट इज व्हाई दे आर गोइंग विद द माइनस साइन। समझे क्या? हम्म। अगला मेथड आर्क इलास्टिसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू V1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये सिर्फ एवरेज लेता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? मिड पॉइंट मेथड। कमिंग ऑन टू थर्ड मेथड, टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाज अगेन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। बेटा प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल खर्चे में कोई चेंज नहीं आया है अगर, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा इलास्टिसिटी किसके बराबर है? 1। अरे प्राइस बढ़ गई न्यूज़पेपर की तो भी अभी तुम्हारा बिल 150 रुपए ही आ रहा है। प्राइस कम हो गई तो भी 150 रुपए ही आ रहा है। मतलब जिस स्पीड से प्राइस कम ज्यादा हो रही है उस स्पीड से तुम तुम्हारी डिमांड चेंज कर लेते हो, इसलिए इट इज यूनिटरी इलास्टिक। ओके, प्राइस बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ा दिया, प्राइस कम हो गई तो खर्चा भी कम हो गया। यानी कि तुम्हारा डिमांड इतना जल्दी चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तुम नहीं कर पा रहे हो इतना जल्दी चेंज डिमांड में। प्राइस बढ़ने पे तुम्हारा खर्चा तभी बढ़ सकता है जब तुम डिमांड कम नहीं कर पा रहे हो। एम आई क्लियर? तो प्राइस बढ़ी और खर्चा बढ़ गया, प्राइस कम हुई और खर्चा कम हो गया, पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है प्राइस और खर्चे के बीच में। तो फिर इन इलास्टिक डिमांड ईपी वुड बी लेस देन 1। प्राइस बढ़े खर्चा कम हो गया, तो उल्टा ही हो गया, और प्राइस कम हो गई तो खर्चा बढ़ा दिया तुमने। ईपी वुड बी ग्रेटर देन 1। ईपी का वैल्यू कैसे आएगा? मोर देन 1। अरे बोलो, ये उल्टा रिलेशन जब भी रहेगा मतलब प्राइस कम हो रही है तो तुम्हारे खर्चे और बढ़ा दिए तुमने। ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारी डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। अच्छा, टोटल खर्चा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। 10 रुपए के 10 पेन खरीदे तो 10 इंटू 10 100 रुपए का खर्चा है तुम्हारा। ओके, कमिंग ऑन टू लास्ट काइंड ऑफ मेथड, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। इसे पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, अगर इसके अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे, सबसे पहला पॉइंट ए, लोअर सेगमेंट क्या है पॉइंट ए का? ए से लेके ई तक। और अपर सेगमेंट क्या है? जीरो। समथिंग अपॉन जीरो विल गिव यू इनफाइनाइट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनफाइनाइट होती है इलास्टिसिटी। फिर आ जाता है पॉइंट बी पे, लोअर सेगमेंट क्या है? जीरो। अपर सेगमेंट क्या है? ए से लेके बी तक। जीरो अपॉन समथिंग विल गिव यू जीरो, तो पॉइंट बी पे ईपी का वैल्यू है जीरो। देन पॉइंट डी, बेटा मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट। लोअर सेगमेंट क्या है? बी से लेके डी तक। और अपर सेगमेंट क्या है? ए डी। लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर है, आंसर वुड बी 1। पॉइंट ई, लोअर सेगमेंट ई डी बड़ा है ये, अपर सेगमेंट ए ई छोटा है ये, तो इसका आंसर तुम्हारा न्यूमरेटर क्योंकि बड़ा है तो इलास्टिसिटी का वैल्यू मोर देन 1 आएगा। 1 से ज्यादा आना चाहिए। और रिवर्स हो जाएगा, पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से कम आएगा। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस ग्राफ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इलास्टिसिटी है इनफाइनाइट,
फिर ग्रेटर देन 1, 1 लेस देन 1 एंड देन 0। पांचों डिग्री हाईएस्ट से लेके लोएस्ट की तरफ जा रही है। तो क्वेश्चन, व्हेन यू मूव डाउन ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी फॉल्स। हाँ या ना? हाँ। अगला क्वेश्चन कि a point R bisects a straight line demand curve into two equal points, two equal parts. What is the elasticity at point 1? अब इतना हेवी तुम उनको स्टेटमेंट देते हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, मिड पॉइंट पे है वो। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है? 1। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है ना, ये स्मॉल चेंजेस मेजर करने के लिए सूटेबल होता है अप टू 1%। उसका एक मॉड्यूल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने पढ़ते टाइम पढ़ा था। क्या बताओ इनमें से किसमें पॉइंट इलास्टिसिटी लगेगा? ऑप्शन ए, एक बुक सेलर ने अपने बुक की प्राइसेस डबल कर दिए। ऑप्शन बी, एक कार सेलर ने अपने कार की प्राइस 50% से बढ़ा दी है। ऑप्शन सी, एक ऑटोमोबाइल डीलर ने कार का प्राइस 100 रुपए से बढ़ा दिया। या डी, नन। पॉइंट इलास्टिसिटी 1% तक के चेंजेस ही मेजर कर सकता है। ठीक है, तो सीधी बात है, पहले तो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया जिसमें 50% चेंज आ गया है, और डबल बोल रहे हैं ना 100% चेंज आ गया है। शुरू के दो ऑप्शन तो रिजेक्टेड ही है। अरे है या नहीं? 100 रुपए का चेंज कार की प्राइस में, तो कहना है इससे 1 लाख की अगर कार की प्राइस में मालूम है, उसमें 100 रुपए का चेंज तो लेस देन 1% ही हुआ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे तो नहीं है शायद, एमटीपी में था। एसी का प्राइस 30,000 से 30,300 हो गया है। बताओ इसमें कौन सा मेथड लगना चाहिए, आर, पॉइंट, परसेंटेज या एनी ऑफ द अबव? इट विल बी पॉइंट मेथड। 30,000 से 30,300, तो 1% का चेंज है। जहां भी ऐसे छोटे चेंजेस की बात होगी, विल गो फॉर पॉइंट मेथड ओनली। Am I clear? Coming on to factors affecting price elasticity. नहीं, you need अभी ये यूनिट तो बची हुई है। इफ यू नीड अ ब्रेक वी कैन गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन मेरे को बस ये प्राइस इलास्टिसिटी खत्म कर लेने दो। प्राइस इलास्टिसिटी खत्म कर लेते हो, इनकम क्रॉस और एडवर्टाइजमेंट कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्राइस में वैसे 9 फैक्टर्स बचे हैं, वो पढ़ लो। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी, बेटा तुमको बताना है यार, डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारी डिमांड जल्दी चेंज होगी तो इलास्टिक, और अगर जल्दी चेंज नहीं होगी तो इन इलास्टिक है। ओके, सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है किसी गुड के, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सही प्राइस चेंज होगी तो तुम दूसरे चीज पे शिफ्ट हो सकते हो आसानी से, डिमांड जल्दी चेंज होगी तो इलास्टिक। कोई कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, इलास्टिक। जब मार के उसको खरीदना पड़ेगा, कितना ही महंगा क्यों ना मिल रहा हो। यू हैव द लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, राइट? ओके, नेचर ऑफ कमोडिटी नेसेसिटी है, कितना ही प्राइस पर नीचे हो जाए डिमांड चेंज कर रहा होगी क्या? तो इन इलास्टिक। और लग्जरी है तो इलास्टिक। ठीक है, जनरली एसीज का डिमांड विंटर्स में काफी बढ़ जाता है क्योंकि उस वक्त उस पर डिस्काउंट चल रहे होते हैं। Am I clear? टाइम पीरियड लंबा टाइम है तो तुम्हारा डिमांड इलास्टिक होगा, यू हैव टाइम टू डू इट। ओके, और इतना टाइम बचा ही नहीं है। अप्रैल में पढ़ रहे हो, मई में एग्जाम है, स्कैनर खरीद लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, एम आई क्लियर? इन इलास्टिक, यू हैव गॉट अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर दो चीजों की डिमांड एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब यार कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड्स लगे हुए हैं तो मार्केट कितना ही महंगा हो जाए खरीदना ही पड़ेगा, इन कितनी महंगी हो जाए खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट। पेट्रोल कार खरीदी हुई है, पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए खरीदना ही पड़ेगा। इन इलास्टिक डिमांड होती है, टाइट डिमांड, जुड़ी हुई डिमांड है। ओके, अनटाइड है इन इलास्टिक। एग्जीबिशन में गए, शोपीस अच्छा लगा, रेट पूछा, उसने बोला 10,000, तुम आगे बढ़ गए, अनटाइड।
ओके, इलास्टिक होता है इस समय। फिर पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, तुम्हारे बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा है यार। 2-2 रुपए के पेन खरीदते हो तुम और कमाते हो 5 लाख रुपए महीना। 2 रुपए से 4 रुपए हो गई प्राइस, डबल। तुम्हारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है। नहीं, कैसा डिमांड? इन इलास्टिक। लेकिन तुमने इस बार प्लान किया था एक कार लेने का, मिनी कार, ठीक है। वो प्राइस चेंज हो गई, 4 लाख से बढ़ के हो गई, 4 लाख से बढ़ के हो गई 4,80,000। तो क्या तुम्हारे बजट का बड़ा हिस्सा है, तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा है, तो वही तुम्हारा डिमांड हो सकता है फॉर द टाइम बिंग तुम होल्ड कर लो, 1-2 महीने बाद खरीदो। ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हारे इनकम का बड़ा हिस्सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में इट्स अ बिग पोर्शन ऑफ योर इनकम, तुम्हारा डिमांड अचानक से चेंज होगा एंड इट विल बी इलास्टिक। हैबिचुअल हो तुम, सिगरेट, ड्रग, अल्कोहल, इनइलास्टिक डिमांड, जो भी कंज्यूम करते हो उनका डिमांड मोर और लेस चेंज नहीं होता है, कितना ही प्राइस चेंज हो जाए। और हैबिचुअल नहीं हो किताबें पढ़ने के जैसे, तो प्राइस कितनी बढ़ जाए तुम्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, मतलब इफ यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ अ गुड, योर डिमांड इज गोइंग टू बी इलास्टिक। यू कैन एनीवेज चेंज योर डिमांड, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा उस चीज का। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कार पेट्रोल इसका बेस्ट एग्जांपल है। कार 10 लाख की है और पेट्रोल कार है, अब 100 रुपए पर लीटर के पेट्रोल पड़ के 125 रुपए पर लीटर भी हो गया तो भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम, है ना। इन इलास्टिक डिमांड रहेगा। देन प्राइस रेंज, प्राइस रेंज अगर हाई प्राइस गुड है, वेरी हाई प्राइस गुड, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स पड़े थे ना, स्टेटस सिंबल वाले गुड्स जो आपको दूसरों से अलग बताते हैं, इनका डिमांड मेनली इन इलास्टिक ही रहता है, क्योंकि इनको खरीदने वाले लोग हाईली रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी है। लो प्राइस गुड है, तुम्हारी इनकम का छोटा सा हिस्सा है, तुमको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, उनका डिमांड भी इन इलास्टिक होगा। लेकिन मीडियम प्राइस गुड है तो उसका डिमांड होता है इलास्टिक। अभी तो आपने बोला लग्जरी का डिमांड इलास्टिक होता है, तो आपने हाई प्राइस का इन इलास्टिक क्यों बोला? लग्जरी का तो इलास्टिक था, तो हाई प्राइस का इन इलास्टिक क्यों? क्या हर लग्जरी गुड हाई प्राइस होता है? अरे किसी फ्रेंड के घर में एसी लगा देख के, वाह यार इनका घर में एसी है, ऐसा रिएक्शन आता है क्या? नहीं आता। एसी 20,000 रुपये में भी आ जाता है ना। क्या किसी के घर पे i10 खड़ी है तो ऐसा रिएक्शन होगा और इनके घर में कार है यार? नहीं ना। लेकिन किसी के घर में ऑडी खड़ी है तो ऐसा रिएक्शन आता है, वाह यार इसके पास ऑडी है ना। बाय, एवरी लग्जरी गुड इज नॉट नेसेसरली हाई प्राइस्ड। कार के सेगमेंट में 3-4 लाख की कार है ना, नॉर्मल प्राइस में। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। अगर किसी कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस है तो आपका डिमांड कैसा होएगा? इलास्टिक। जैसे ही प्राइस चेंज होगी तुम अचानक से डिमांड शिफ्ट कर लोगे, लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इन इलास्टिक डिमांड, उसका एक डिमांड इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो विद दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑल्सो।